तीन लड़के एक कंपनी में सेल्समैन की नौकरी के इंटरव्यू के लिए आए तो मैनेजर ने उन तीनों का एक छोटा सा एग्ज़ाम लिया। तीनों से कुछ सवाल किए और फिर उसके बाद सबको 50-50 कंघियाँ देकर एक पहाड़ी इलाके की तरफ भेजा जहाँ एक कबीला रहता था। कबीले के मर्द और औरतें सिर के बाल मुंडवाए रखते थे। मैनेजर ने तीनों लड़कों को यह टास्क दिया कि यह सारी कंघियाँ वहाँ जाकर बेचो और फिर वापस आओ, इस बात की खोज करने के लिए कि वह सचमुच ही सेल्समैन होने की काबिलियत रखते हैं। मैनेजर ने कंपनी के कुछ आदमी उनके साथ भेजे। पहला लड़का पहाड़ी इलाके में गया और कंघियाँ खरीदने के लिए उन्हें उकसाया तो कबीले वालों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मिलकर उस लड़के को बहुत मारा। जब सिर पर बाल ही नहीं तो कंघियाँ खरीदने का क्या फ़ायदा। दूसरा उम्मीदवार एक नए तरीके से कबीले के लोगों में गया, लेकिन वह भी असफल रहा। अब तीसरा लड़का था, अब उसकी बारी थी और उसे नौकरी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वह काफ़ी देर तक सोचता रहा कि कबीले के लोगों को किस तरह ये कंघियाँ लेने के लिए तैयार किया जाए। आखिरकार उसने एक अजीब चाल चली कि सारा का सारा कबीला कंघियाँ खरीदना शुरू। एक मशहूर कंपनी ने सेल्समैन की जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया। उनको ऐसे सेल्समैन की ज़रूरत थी जो अपने काम में बहुत ज़्यादा महारत रखते हो। काफ़ी सारे उम्मीदवारों का लिखित परीक्षा ली गई और फिर उसके बाद 3 उम्मीदवार इस परीक्षा को पास करने में कामयाब रहे और फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया कि वह तीनों उम्मीदवार कंपनी के ऑफिस में पहुंच चुके हैं। तो मैनेजर ने तीनों को एक साथ बुलाया। तीनों की क्वालिफ़िकेशन के पेपर्स चेक किए गए और फिर उनसे कुछ सवाल किए गए। तीनों के नाम रोहन, अजय, राज थे। मैनेजर ने तीनों से कहा कि जॉब के लिए आपका टेस्ट लिया जाएगा। यह आपका प्रैक्टिकल होगा और इसी टेस्ट के बेस पर कंपनी यह फैसला करेगी कि तीनों में से किसको जॉब पर रखा जाए। मैनेजर ने तीनों को एक बॉक्स दिया जिसमें काफ़ी सारी कंघियाँ मौजूद थी। मैनेजर ने उन तीनों को कहा कि एक एक करके पहाड़ी पर जहाँ एक कबीला रहता है, कबीले के सारे मर्द, औरतें, बच्चे सब गंजे हैं। वह हमेशा अपने सिर को मुंडवाते रहते हैं और फिर सारी ज़िंदगी सर पर बाल नहीं रखते। यहाँ तक कि लोग अपनी आईब्रोज भी मुंडवा देते हैं। तुम्हें इन कबीले में कंपनी की कंघियाँ बेचनी है। सबसे पहले अजय कंघियों का डब्बा लेकर उस पहाड़ी की तरफ गया। कंपनी के कुछ लोग भी उनके साथ थे ताकि इस बात का पता किया जा सके कि उसने कबीले के लोगों को कंघियाँ खरीदने के लिए तैयार कर लिया या नहीं। अजय एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया और हाथ में माइक लेकर लाउड स्पीकर की मदद से कबीले के मर्द औरतों को पुकारने लगा और कहने लगा कि मेरे पास आप लोगों के लिए कंघियाँ हैं। ये बहुत ही अच्छी कंपनी की कंघियाँ हैं। जब एक बार खरीदेंगे फिर दोबारा आपको ज़िंदगी में कभी कंघी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कबीले के लोगों ने जब यह बौंडा मजाक सुना तो अजय के पास आए, उसे ऊंची दीवार से नीचे गिरा दिया और फिर उसको खूब मारा। इतना मारा कि उसके शरीर का एक एक हिस्सा दर्द करने लगा और वह सूज गया। अजय मार खाकर वापस आया तो उसके बाद रोहन की बारी थी। वह पहाड़ी चढ़ता जा रहा था, साथ साथ सोचता जा रहा था कि क्या करे कि लोग उससे ये कंघियाँ खरीद लें। फिर रोहन भी एक ऊंची दीवार पर खड़ा हुआ और माइक में सारे कबीले के लोगों को पुकार पुकार कर कहने लगा कि कबीले का कोई भी बंदा मुझसे ये कंघियों का डब्बा खरीद कर फ़ायदा उठाए। इस पहाड़ी पर काफ़ी लोग सैर सपाटे के लिए आते हैं। अक्सर तेज़ हवा की वजह से उनके बाल ख़राब हो जाते हैं। आप लोगों में से कोई मुझसे यह कंघियाँ खरीदे और फिर महंगे दामों में यह कंघी उनको घूमने फिरने वाले लोगों को बेच दे। यह बात सुनकर कबीले के लोगों में से एक कबीले वाले ने डब्बे में से कुछ कंघियाँ खरीद लीं। रोहन को डब्बा लेकर मैनेजर के पास आए तो उसमें भी काफ़ी सारी कंघियाँ बाकी थी। अब आखिरी उम्मीदवार राज की बारी थी। राज भी पहाड़ी की तरफ गया, दीवार पर चढ़कर कबीले के सारे लोगों को अपनी तरफ बुलाया और लाउड स्पीकर में ऐलान करते हुए कहा, आपके कबीले के बुजुर्ग अतिथि का बड़ा सम्मान करने के लिए अपनी मिसाल खुद ही हैं। सदियों से आपके कबीले में यह रिवाज पाया जाता है कि कोई भी अतिथि जब इस पहाड़ी पर आता है तो आप उनकी खूब सेवा करते हैं। बड़े बुजुर्गों के इस रिवाज को जिंदा रखते हुए मैं आप लोगों के लिए यह कंघियाँ लाया हूँ। जब भी कोई मेहमान आपके यहाँ घूमने आए तो वापसी पर आप हर एक मेहमान को यह कंघी गिफ्ट में दे सकते हैं। कंघी एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हर इंसान रोज़ाना ही करता है। जब जब कोई इंसान आपके दिए हुए इस तोहफे को इस्तेमाल करेगा, उन्हें आप ही की याद आएगी और आप उनके दिल में हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे।
यह बात सुनते ही कबीले के लोग राज के पास आए और सब एक एक कंघी करके उससे खरीदने लगे। 10 मिनट में वह डब्बा खाली हो गया। कबीले के लोगों की रिक्वेस्ट पर राज ने 500 कंघियों का ऑर्डर दे दिया। कंपनी बहुत खुश हुई और राज की इस महारत को देखते हुए उन्होंने कंपनी में राज को सेल्समैन की जॉब पर रख लिया। राज बहुत खुश हुआ क्योंकि उस नौकरी की उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वह अपने घर वापस गया और अपनी पत्नी को अपॉइंटमेंट लेटर दिखाए तो वह भी बहुत खुश हुई, लेकिन उसने साथ साथ यह ज़रूर कहा, जब पिताजी आपको अपने कारोबार में शेयर करना चाह रहे थे और मना किया था कि तुम नौकरी मत करना, तो तुमने पिताजी की इस ऑफ़र को स्वीकार क्यों नहीं किया? मैं इस बात के लिए कोई वजह जान सकती हूँ? राज ने अपनी पत्नी हानिया से कहा, मैंने शुरू में तुमसे कहा था, मैं अपने बलबूते पर काम करना चाहता हूँ। माना कि अंकल का कारोबार है, तुम्हारे पिता एक अमीर इंसान हैं, फौज में मेजर के पद पर रह चुके हैं, उनका कारोबार बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। मेरी खुददारी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं तुम्हारे पिता के सहारे काम करूं। उम्मीद है तुम काफ़ी हद तक मेरी बात समझ चुकी होंगी। हानिया अपने पति की यह बात सुनकर अपना सर झुका लिया और किसी तरह की उसके साथ बहस नहीं की। अगले दिन राज ने ऑफिस ज्वाइन किया। सुबह 9 से 5 बजे तक उसकी जॉब की टाइमिंग थी और उसका काम कंपनी के लिए प्रोडक्ट के इस्तेमाल को बताना और लोगों को ये प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए तैयार करना था। उसकी ज़बान में ऐसा असर था कि लोग प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए जल्दी ही तैयार हो जाते थे। ऑफिस के साथ ही एक बैंक था जिसमें राज का बचपन का दोस्त ईशान वहाँ पर कैशियर था। ब्रेक टाइम में दोनों दोस्त एक होटल में चाय पीते थे और दोपहर का खाना भी खा लेते थे। एक बार दोनों दोस्तों ने देखा कि होटल पर जैसे ही ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है तो एक बुजुर्ग सारे लोगों से आंख बचाकर 3 से 4 रोटियां एक काले रंग की थैली में डालकर वहां से गायब हो जाता है। दूसरे दिन बुजुर्ग ने दोबारा ऐसी हरकत की तो राज ने बुजुर्ग को तो नहीं पकड़ा, लेकिन होटल के मालिक से यह ज़रूर कहा कि आपकी अकल पर हैरानी है। एक बुजुर्ग कई बार आपके होटल से रोटियां चुरा रहे हैं और आपको इस भीड़ में इस बात की खबर तक नहीं होती। होटल के मालिक ने जब यह सुना तो गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराकर कहने लगा, अच्छा तो तुम शकूर चाचा की बात कर रहे हो। शकूर चाचा ही यह चोरी कर सकते हैं, उनको मैं मना नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर राज ने होटल के मालिक से पूछा, आप कैसे इंसान हैं? कोई बंदा आपके होटल से चीज़ चुराए और आप उन्हें मना भी नहीं करते। होटल के मालिक ने मुस्कुराकर कहा, भाई कभी कभी इंसान को जानबूझकर ऐसे फैसले करने पड़ते हैं और अपनी आंखें जानबूझकर कबूतर की तरह बंद करनी पड़ती हैं कि बिल्ली उन्हें नहीं देख रही। वे कहने लगे, हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे। होटल के मालिक ने कहा, भाई बात सीधी सी है, मैंने इस इंसान के बारे में पता किया है तो पता चला ये बहुत गरीब है। एक घर की चौकीदारी करता है और रोज़ दोपहर के समय यहाँ रोटी खाने के लिए आता है। इसके परिवार में 10 लोग हैं और कमाने वाला एक ही है। 5,000 रुपये महीना पगार है, पर इसे घर चलाना है। ये खाना खाने आता है, बगैर बिल दिए यहाँ से चला जाता है और मौका मिले तो यहाँ से रोटियाँ भी चुरा कर ले जाता है। लेकिन मैं जानबूझकर इसे यहाँ से जाने देता हूँ क्योंकि ये इस चीज़ का हकदार है। सच पूछो तो इसी की वजह से मेरे होटल पर कस्टमर की भीड़ लगी रहती है। पर मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यह इंसान दिल ही दिल में दुआ करता है कि आज फिर भीड़ बढ़ जाए ताकि मैं घर वालों के लिए कुछ रोटियां ले जा सकूं। इस इंसान की इसी दुआ की वजह से मेरे होटल पर सुबह से लेकर शाम तक लोगों की भीड़ रहती है और मुझे बहुत फ़ायदा होता है। यह सुनकर राज और उसका दोस्त ईशान हैरान हुए और सोच में पड़ गए कि कभी कभी हमें कुछ चीज़ जो नज़र आ रही होती है सच में वैसा नहीं होता। दूसरे दिन खाने के समय ईशान ने अपने दोस्त राज से कहा, यार मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता। मेरी बात ध्यान से सुनना और मुझ पर शक मत करना। मैं सारे सबूत के साथ यह बात शेयर कर रहा हूँ। राज ने दोस्त से कहा कि क्यों पहेलियाँ बुझा रहे हो, बात क्या है ये तो बताओ। ईशान ने उसे बताया कि भाई तुम जब ऑफिस आते हो तो कोई इंसान हानिया भाभी से चोरी छुपे मिलने के लिए आता है और तो और उसने अपना चेहरा भी छुपाया हुआ होता है। यह बात मेरे एक दोस्त ने मुझे बताई है जो तुम्हारे घर के आसपास रहता है और तुम्हें जानता भी है। पहले मुझे भी इस बात का यकीन नहीं हुआ। मैंने उससे सबूत मांगा तो उसने मुझे ये वीडियो भेजी है। पिछले कई दिनों से तुमसे ये सब कहने की सोच रहा था लेकिन हिम्मत ना हुई। आज जबकि मेरा ज़मीर ने मुझे झिंझोड़ा कि अपने दोस्त से ऐसी बात क्यों छुपा रहा हूँ तो सबूत के तौर पर मोबाइल में वीडियो ले आया हूँ।
ईशान ने वीडियो देखी तो हैरान हुआ कि सचमुच में एक लड़का जिसका चेहरा छुपा हुआ है। उसने राज के दरवाजे पर दस्तक दी और फिर उसके बाद राज की बीवी हानिया ने दरवाज़ा खोला और उस लड़के का बाजू पकड़कर जल्दी से उसे घर के अंदर बुला लिया और फिर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। यह देखकर राज को बहुत दुख हुआ। वह पूरा पसीने से भीग गया। उसे अपनी पत्नी हानिया से ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी। ऑफिस टाइमिंग में उसका रंग उड़ा हुआ था। शाम के समय जब वह घर गया तो उसके चेहरे की रंगत को देखते हुए हानिया ने पूछा कि क्या हुआ। राज ने हानिया से कहा कि ये पूछो कि क्या नहीं हुआ, मैं बर्बाद हो गया। हानिया ने कहा कि जॉब में कोई परेशानी है, खुलकर बताओ कि बात क्या है। राज ने हानिया से कहा कि अगर किसी की पत्नी उसके पति को धोखा दे रही हो, उसकी गैर मौजूदगी में अजनबी को घर बुलाकर उनसे मिलती हो तो इस पर पति पर क्या बीतेगी। हानिया सारी कहानी समझ चुकी थी। उसने अपने पति से कहा, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। राज ने गुस्से भरे अंदाज में हानिया की तरफ देखकर कहा कि देखो, क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ़ समझती हो कि मैं कुछ नहीं जानता। ये कहकर उसने जेब से मोबाइल निकाला और वीडियो जो ईशान ने रिकॉर्ड की थी हानिया को दिखाई। हानिया ने वीडियो देखकर कहा, मैं मानती हूँ कि कोई मिलने आता है, लेकिन जैसा आप समझ रहे हैं वैसी कोई बात नहीं। यह मेरा बदकिस्मत भाई है जो छुपकर अपनी बहन से मिलने आता है। राज ये सुनकर हैरान हुआ और कहा कि तुमने तो बताया था कि मेरा कोई भाई नहीं और हम सिर्फ दो बहनें ही हैं। हानिया कहने लगी, हाँ मैंने बताया था, लेकिन क्योंकि हकीकत आपके सामने आ चुकी है तो मैं आपसे कुछ नहीं छुपा सकती। आज से कुछ महीने पहले मैं शॉपिंग मॉल में गई थी तो मैंने अपने भाई को वहाँ देख लिया था। उसके लंबे लंबे बाल थे और चेहरे पर दाढ़ी थी, लेकिन मैं अपने भाई को पहचान चुकी थी। मैंने अपने भाई का पीछा किया और उसके घर का पता लगाया। वह एक किराए के मकान में अकेला रह रहा था, गुमनाम जिंदगी गुजार रहा था और पिछले 15 साल से घर से गया हुआ था। यह सुनकर राज हैरान हुआ और कहा, उसके गायब होने की क्या वजह थी। हानिया ने रोते हुए अपने पति को बताया, आज से 15 साल पहले जब मेरे पिता कर्नल के पद पर बैठे थे तो उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा इम्तहान पास करके एक ऊंचे पद पर बैठे, लेकिन दुख की बात थी कि भाई के अंदर ये जौहर नहीं थे। वह इस काबिल नहीं था कि एग्ज़ाम पास कर सके। 2 बार जब असफल हो गया, तीसरी बार आखिरी चांस था। पिताजी ने उसे महंगी से महंगी एक एकेडमी ज्वाइन करवाई और साथ साथ धमकी भी दी थी कि अगर इस बार तुम फेल हो गए तो घर मत आना, तुम्हारा मेरा साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इस बार भाई ने रिटन एग्ज़ाम तो क्लियर कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में कामयाब ना हो सके। घर जाने के बजाय वह एक ट्रेन में सवार हुए और पंजाब के लिए निकल गए और इधर पंजाब में गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने लगे। भाई के अचानक गायब होने पर मेरे पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भाई को ढूंढना शुरू किया, लेकिन क्योंकि भाई ने अपने आप को छुपाया हुआ था, कई घरों में सिक्योरिटी गार्ड या फिर माली की नौकरी करते हुए वे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। पिता ने अखबारों में इश्तहार दिया, उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहे। मेरी माँ अपने बेटे की जुदाई में इस दुनिया से चल बसी और मेरे पिता पछतावे की आग में जलते रहे कि उसने अपने बेटे को खुद से जुदा क्यों किया, क्यों अपने बेटे के सामने ऐसी शर्त रखी कि जिसे वह पूरा नहीं कर सका और फिर हमेशा के लिए उनसे दूर चला गया। मेरी शादी इधर पंजाब में हुई तो पिछले महीने मैं शॉपिंग मॉल में अपने भाई को देख लिया था और फिर उनका पीछा करके उनके घर तक पहुंच गई। जब भाई ने मुझे देखा, मुझसे मिलकर खूब रोए, लेकिन मुझसे मिलने की उसने ये शर्त रखी कि पिताजी को मेरे बारे में नहीं बताना। अगर तुमने पिताजी को मेरे बारे में बता दिया तो मैं दोबारा से गायब हो जाऊंगा और तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगी। वह चेहरा छुपाकर कभी कभी मुझसे मिलने के लिए आ जाता है, लेकिन मैं परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अगर पिताजी को बता दूँ तो यह डर है कि भाई मुझसे जुदा ना हो जाए। पिछले कई दिनों से वह मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। राज ने जब यह सुना तो अगले दिन की छुट्टी करने का फैसला किया। ऑफिस जाने के बजाय वह घर के साथ वाले एक पार्क में बैठ गया। जैसे ही हानिया का भाई उससे मिलने के लिए आया तो उसका पीछा किया। वह जैसे ही घर के अंदर घुसा तो राज भी घर में आ गया। हानिया के भाई ने जैसे ही राज को देखा तो भागने लगा। राज ने उसे पीछे से जाकर जकड़ लिया और कहा कि ऐसा मत करो, मुझे अपना दोस्त ही समझो और मुझसे बात करने का मौका दो। तो हानिया का भाई जब अपने आप को छुड़ाने में नाकाम हुआ तो भागने की कोशिश छोड़ दी। राज ने उसकी मिन्नत की कि वह तुम्हारे पिता हैं और वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं और बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं।
पिछले 15 साल से वह देश का कोना कोना छान चुके हैं। अपने पिता को इतनी बड़ी सज़ा मत दो कि वह तुम्हें बगैर देखे ही इस दुनिया से चले जाएं। हानिया के भाई के चेहरे पर अजीब तरह का डर था। वह बार बार यही कह रहा था, मैं अपने पिता का सामना नहीं करना चाहता। मैं उनका सपना पूरा नहीं कर पाया और इस हाल में मैं अपने पिता के सामने नहीं जा पाऊंगा। वह बार बार ऐसे शब्द बोल रहा था और साथ साथ रो भी रहा था। राज ने उसे रोने दिया ताकि उसके दिल का गुबार निकल जाए। कई सालों से शायद वह नहीं रोया था क्योंकि उसे कोई अपना मिला ही नहीं था। किसी के गले लगकर वह रोना चाह रहा था। इसी बीच राज ने मेजर साहब को चुपके से एक मैसेज किया कि आपका बेटा हमारे घर में है। हानिया के भाई ने जब पिता से मिलने से इनकार किया तो राज ने कहा, ठीक है, अगर तुम अपने पिता के सामने नहीं आना चाहते तो मेरी एक इच्छा मानोगे। राज ने हानिया के भाई को खाने की दावत दी और कहा कि अब यहाँ से खाना खाकर ही जाना। हानिया अपने भाई के लिए खाना पकाने लगी तो राज ने चुपके से अपनी पत्नी से कहा कि खाना तैयार करने में जितनी देर करोगी उतना ही अच्छा है। अंकल रास्ते में ही हैं, उम्मीद है 1 घंटे के अंदर अंदर वह हमारे घर पहुंच जाएंगे। हानिया जानबूझकर खाना पकाने में देरी कर रही थी जबकि उसके भाई को बहुत जल्दी थी। खाना तैयार हुआ, उसने खाना खाया और जैसे ही खाना खाकर बाहर जाने लगा तो मेजर साहब गेट पर मौजूद थे। पिता को देखकर उसने नज़रें झुका ली और वहां से भागने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। जब मेजर को एहसास हुआ कि उसका बेटा यहाँ से अब भी भागना चाह रहा है तो वह घुटनों के बल नीचे बैठ गए और रोकर कहने लगे कि बेटा, मुझे माफ़ कर दो। अपने इस गुनाहगार पिता को माफ़ कर दो जिसने तुम्हें खो दिया था, जिसको ये भी नहीं पता था कि मेरा बेटा जिंदा है या मर गया। पिता को इस हालत में देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने महसूस किया कि उसका पिता वैसा बिल्कुल नहीं जैसा 15 साल पहले था। वह बेटे की जुदाई में काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। हानिया का भाई आगे बढ़ा और पिता को गले से लगाया। दोनों काफ़ी देर तक रोते रहे। राज और हानिया की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मेजर साहब अपने बेटे को अपने घर लेकर गए। मेजर ये सच्चाई जान चुके थे कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी खुद अपने तरीके से जीने का हक़ है। उसने अपने बेटे से ये हक़ छीनकर बहुत बड़ी गलती की थी और इस गलती की सज़ा वह खुद भुगत चुके थे। अपने इकलौते बेटे के सर पर चेहरा देखना उनका सपना था और अब यह मौका था कि वह अपना सपना पूरा करना चाह रहे थे। उन्होंने अपने बेटे की धूमधाम से शादी की और इस तरह मेजर साहब का यह सपना कि वह अपनी ज़िंदगी में अपने पोते पोतियों को अपने साथ खेलते देखते, उनकी इच्छा पूरी हो चुकी थी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।